Okay. So I think in the previous class we had concluded the classical IPC problems and we had discussed about the reader-writer problem and the dining philosopher problem. Also, we had also gone through solution regarding that there is a semaphore, or there is a thing that is known as semaphore, through which we are able to overcome or that is one such solution of the classical IPC problems. यहाँ तक के points में कोई doubts है किसी का? No, sir. No, sir. Okay. Try to remember one thing that हम लोग last 2 classes से जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, those can be considered as a long marks या long question type topics, जिसमें 7 से 10 मार्क्स का क्वेश्चंस easily कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. ठीक है? Yes, तो sir. ये चीज़ था. Fine. Now, before we start today's topic, just hold on. Okay. So before we start with today's class, let's try to uh, place some questions and see what happens with the answers that you all give to me today. हम लोगों ने पढ़ा अभी क्लासिकल आईपीसी प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम्स हमारे पास प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए आते हैं, है ना? अगर प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है. मल्टीपल प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली. तो क्या प्रोसेसेस का सिंक्रोनाइज्ड होना एक एडवांटेजेस पॉइंट है या उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं? हाउ डू यू सी कि सर प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर देना बेनिफिशियल है या नहीं सर प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइज करने से प्रॉब्लम्स ज्यादा आते हैं तो उसको सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहिए? सब कोई अपना अपना ओपिनियन दीजिए इस पे. सर सिंक्रोनाइज रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो जैसा रेस कंडीशन है वैसा कंडीशन नहीं आएगा. सिंक्रोनाइज रहेगा तो एक बार में एक प्रोसेस कंप्लीट होगा. तो इसमें प्रोसेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मूथली वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तो हमारा आउटपुट भी अलग आ सकते हैं. जैसे आपने बताया था कि अलग अगर ऑर्डर में प्रोसेस रहेगा, जैसे हम लोग डिफरेंट ऑर्डर में देख रहे थे तो अलग अलग आउटपुट आ रहा था. तो अगर सिंक्रोनाइज नहीं रहेगा तो वैसे कंडीशन में तो हमारा आउटपुट गलत आ जाएगा, और सिंक्रोनाइज ओके. रहता है तो आउटपुट सही रहता है. ओके. सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज काइंड ऑफ बेनिफिशियल थिंग. ठीक है ना? समझ में तो यही आया अभी तक के पढ़ाई में. ऑल्सो इसमें हम लोगों ने एक और टॉपिक देखा था, ये समझने की कोशिश किया था, दैट वाज म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाज देयर. द 4 कंडीशंस जो सिंक्रोनाइजेशन या क्रिटिकल सेक्शन के रिगार्डिंग थे. म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग एंड नो असम्पशन रिलेटेड टू द हार्डवेयर स्पीड, isn't it? Now, जिस रीजन से हम इस बात को उठाए हैं वो है कि आज हम लोग कोशिश करना चाह रहे हैं एक ऐसे टॉपिक को कवर करने के लिए जिसका नाम है डेडलॉक. हैव वी रेड डेडलॉक? हम लोग डेडलॉक पढ़े हैं क्या? सर एक शॉर्ट जब प्रोसेस हम लोग देख रहे थे तब वही कि रिसोर्स अगर ऑक्यूपाइड रहता है एक से और दूसरे को उस रिसोर्स की नीड रहती है तो वैसा प्रोसेस फिर डेडलॉक में चला जाता है. ओके.
Okay, just give me a moment. I'll start with it. फाइन। सो फिर से एक बार वहीं से स्टार्ट करते हैं डेडलॉक, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कोशिश करेंगे आज जितना हद तक हो सके कवर अप कर देने का, बिकॉज इसमें सर से सॉरी टू इंटरप्ट सर। सर लास्ट क्लास में ना आपने पीटरसन सॉल्यूशन का क्या बोलूं, वो कोड दे दिया था, आपने कहा था कि एल्गोरिदम के बाद फिर आप समझाएंगे इसको पूरा, तो ये थोड़ा हमारा हाफ में छूट गया था। अच्छा ठीक है। आई थिंक पीटरसन सॉल्यूशन और सेमाफोर को हम रोक करके रखे हुए हैं वंस वी ओके कंप्लीट ओके द ठीक है सर। डेडलॉक, क्योंकि डेडलॉक में एक बैंकर्स एल्गोरिदम सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, और एक वो ऑलमोस्ट एक 10 से 15 मार्क्स का वो क्वेश्चन है, ओके सर उसको ओके कवर सर अप करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हम समझ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। once we complete deadlock and bankers algorithm in the next today and tomorrow's class, उसके बाद हम लोग वापस सेमाफोर की तरफ और पीटरसन सॉल्यूशन की तरफ आ जाएंगे। राइट, ओके। So there is two topic that are almost kind of similar or not similar, but जब एक के बारे में बात करते हैं तो दूसरा भी उसी के साथ ही चला आता है, that is deadlock and starvation. ओके, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, उससे हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज को समझने का। Let us take an assumption that there is a process P1, then there is a process P2, also there is a process P3. Three processes are there. Process P1 at this moment of time is holding resource R1, उसके पास R1 नाम का resource है। R2 resource is being held by process P2 and process P3 is occupying the resource R3. P stands for process, R stands for resource. ओके, तो यहाँ तक क्या दिखाई दे रहा है? कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लग रहा है। एक प्रोसेस है, वो एक कुछ रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। नाउ इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स टास्क, प्रोसेस P1 को रिसोर्स R1 और साथ में रिसोर्स R2 भी चाहिए। वो दो रिसोर्सेज का जरूरत है उसको, तब जाकर के वो काम कंप्लीट कर पाएगा। बट देख क्या रहा है, रिसोर्स R2 जो है वो प्रोसेस P2 ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट किया कि प्रोसेस P2 को काइंडली गिव मी द रिसोर्स R2, that cannot make a request to process, but rather process P1 ने ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट किया कि in order to complete my task now I am requiring the help of resource R2 also. ऑपरेटिंग सिस्टम ने सर्च किया तो पता चला कि रिसोर्स R2 तो P2 के पास है। अब वो शेड्यूलिंग में देख रिक्वेस्ट डाला कि भाई रिसोर्स R2 रिलीज कर दो P2। P2 बोल रहा कि मेरा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, हमको बस रिसोर्स R3 अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, हम अपना काम कंप्लीट करते ही दोनों के दोनों रिसोर्सेज को हम रिलीज कर देंगे। तो हमको आप तब तक रिसोर्स R3 दिला दीजिए, हम जल्दी से काम खत्म करके दे देंगे। अब प्रोसेस P3 के पास जब पहुंच रहा है तो वो क्या बोल रहा है कि मेरा काम और भी छोटा है, रिसोर्स R3 हम रखे हैं, हम उसी वक्त दे पाएंगे जब हमको आप आगे का काम करने के लिए R1 रिसोर्स दे दोगे। ठीक है, सभी अपना अपना काम दूसरे पे डिपेंडेंसी दिखा करके रोके जा रहे हैं और अपने पास जो चीज है उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। किसी ने बोला कि मेरा R2 का काम कंप्लीट हो जाएगा तो साथ में हमको R1 भी चाहिए है, तो हम दोनों को एक साथ रिलीज कर देंगे। ये बात P2 ने बोला। P3 ने बोला कि मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया है R3 का, बस एक
एक दो छोटा सा टास्क बाकी है, वो R1 रिसोर्स अगर हमको मिल जाए तो हम काम कंप्लीट करके R1 और R3 दोनों रिलीज कर देंगे। तो ना P1 अपना टास्क कंप्लीट कर पा रहा है, ना P2 अपना टास्क पूरा कर पा रहा है, ना ही P3। अब ये एक सिनेरियो बन करके रह गया है जहां पे कोई भी प्रोसेस अपना ना तो रिसोर्स रिलीज कर पा रहा है और ना ही अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उसको एक्वायर कर पा रहा है। और ये एक ऐसे विशियस सर्कल में फंस गए हैं जहां पे इनका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। None of the process is ready to release their own resources till the time their task is completed। ठीक है, ये हिसाब समझ में आया। अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो नेक्स्ट सवाल आज का हम कर रहे हैं। हम लोग जब प्रोसेसेस का शेड्यूलिंग पढ़ रहे थे वहां पे हम लोगों ने देखा प्रोसेस का शेड्यूलिंग जो है वो दो तरह का हो सकता है, प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव, है ना। प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव, प्रीम्प्टिव एंड नॉन प्रीम्प्टिव। तो जिस तरह से मैंने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में पूछा, इसके बारे में भी वही हिसाब लगा रहे हैं। अब आप लोगों के हिसाब से कौन सा टेक्निक ज्यादा कन्वीनियंट है, प्रीइम्प्टिव प्रोसेसेस का होना या नॉन प्रीइम्प्टिव प्रोसेसेस का होना? सरिता, आपसे आंसर सुनना चाहेंगे। सर प्रिमिटिव भी हो सकता है शायद सर, कंफर्म नहीं है। नहीं नहीं, अभी हम ये 3 प्रोसेसेस के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ओके। अगर आपको मान लीजिए कि 3-4 प्रोसेसेस दे दिया जाए, ठीक है, तो आप उनको किस सीक्वेंस में रखना पसंद करोगे, प्रीइम्प्टिव टेक्निक से सॉल्व करना या नॉन प्रीइम्प्टिव टेक्निक से? सर प्रिमिटिव से। और क्यों ऐसा? अच्छा सोचिए क्यों ऐसा, में तब तक प्रेरणा से पूछते हैं। प्रेरणा, व्हाट आर योर व्यूज, व्हिच वन इज कन्वीनियंट? सर नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि अगर एक को रिसोर्स मिल जाएगा तो वो अपना कंप्लीट प्रोसेस करके फिर दूसरे को अपना रिसोर्स दे देगा। तो जैसा है कि हायर अथॉरिटी वाली प्रिमिटिव के जैसे अगर रहेगा तो वो बार बार प्रोसेस चेंज होता रहेगा। मान लीजिए अभी P1 कर ही रहा है प्रोसेस, बीच में P2 आ गया, अगर वो हायर अथॉरिटी निकला तो P1 को अपना रिसोर्सेज रिलीज करना पड़ेगा P2 के लिए। तो अगर ऐसे में अगर नॉन प्रिमिटिव रहा तो जैसे P1 के पास अभी रिसोर्सेज है, तो वंस वो अपना सारा कंप्लीट कर लेगा प्रोसेस, देन वो रिलीज कर देगा, तो वो P2 फिर अपना कंप्लीट करके फिर रिलीज करेगा ताकि फिर P3 इजीली उसको कंप्लीट कर पाए। ऐसा मेरे हिसाब से। ओके, कमिंग बैक टू सरिता। सरिता, आपका जस्टिफिकेशन क्या है? सर प्रेरणा के हिसाब से सर नॉन प्रिमिटिव वो ठीक बताई कि मतलब एक पे रिसोर्स रहेगा तो सर जैसे प्रिमिटिव में तो एक ही के पास रिसोर्स रहेगा तो वो दूसरे से नहीं ले सकते हैं ना, और नॉन प्रिमिटिव में वो दूसरे उसको रिसोर्स दे सकते हैं, इसलिए शायद सर रॉन्ग है सर प्रिमिटिव। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा वापस जाकर के याद करें तो हम लोग का जो एवरेज वेटिंग टाइम जो निकलता था वो सबसे यस कम सर। मिलता था प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में निकलता था। तो हाँ सर शेड्यूलिंग एवरेज। एल्गोरिदम के हिसाब से तो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ज्यादा बेहतर है ना प्रेरणा? हाँ सर, उसमें सर एवरेज वेटिंग टाइम उसमें कम रहता था। है ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर यस हम सर। लोग हाँ कंपेयर करते हैं बिटवीन द प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव तो रिलेटेड टू द एवरेज वेटिंग टाइम हमारा कम मिलता था या बेस्ट आंसर मिलता था प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में। तो उस पर्सपेक्टिव से प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग बेस्ट था। लेकिन अभी जब हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन कर दिए और डेडलॉक वाला सिनेरियो देख लिए हैं तो उसके बेसिस पे आप लोगों का कहना है कि नहीं सर नॉन प्रीएम्प्टिव वाला कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन आप दोनों का एक जैसा ही था, क्या था कि नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या है कि जब एक प्रोसेस अपना रिसोर्स पूरा ले लेता है तो अपना काम करने के बाद ही रिसोर्सेज को रिलीज करेगा, तभी जाकर के दूसरे प्रोसेस को रिसोर्सेज मिलेंगे। सही बोले हम? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। नाउ सो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, हम 2-4 मिनट के बाद घूम फिर के वहीं पे पहुंचेंगे बिटवीन द प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। देन आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन, क्या हम लोग का
कोई आंसर में चेंज आता है या नहीं आता है। नाउ तो ये एक सिनेरियो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, सर्कुलर विशियस सर्कल वाला, जहाँ पे रिसोर्सेज हर एक के पास हैं, लेकिन जिनके पास भी रिसोर्सेज वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, दोज प्रोसेसेस आर रिक्वेस्टिंग या रिक्वायरिंग फर्दर मोर सेट ऑफ रिसोर्सेज, तब जाकर के उनका काम कंप्लीट हो पाएगा। बट वो जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिसोर्सेज पहले से किसी और प्रोसेस के पास विथहेल्ड हैं, और वो रिसोर्स को रिलीज करने से एग्री नहीं हो रहा है जब तक कि उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए आगे वाला प्रोसेस के पास जो रिसोर्सेज है वो नहीं मिल जाता। अब ये काम कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगेन आई ट्राई टू गिव यू ऑल रियल वर्ल्ड एग्जांपल। करंटली द लैपटॉप दैट आई एम यूजिंग इज अ बिट स्लोअर। ये जब से विंडोज 10 से 11 में ऑटो अपग्रेड हुआ, ड्यू टू आई थिंक लोअर इंटरनेट बैंडविड्थ या किसी और टेक्निकल रीजन से रहा होगा कि मेरे में अपडेशन सही से सक्सेसफुली नहीं हो पाए, जिसके रीजन से वो ऑन होने टाइम अभी भी विंडोज 10 दिखाता है, लेकिन बैकग्राउंड में जो वो चल रहा है वो विंडोज 11 है। ऑल्सो विद द ऑटो अपग्रेडेशन मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, थोड़ा क्या काफी स्लो हो गया है। तो हम कोई एक एप्लीकेशन जब खोलते हैं या फिर आप लोगों का क्लास लेने के लिए जब हमको बैठना पड़ता है, हमको अपने सिस्टम को एनी हाउ 10 से 12 मिनट पहले स्टार्ट करना पड़ता है। किसी दिन अगर डिले हो जाता है तो आप लोगों का क्लास भी डिले पे ही हो पाता है। बट आज हम जैसे अगर ऑन टाइम स्टार्ट कर पाए या ज्वाइन कर पाए, दिस इज बिकॉज कि हमको 10 मिनट का हेड्स अप मिला। हम 8:45 के बाद से शायद फ्री हो पाए तो हम इसको सिस्टम को ऑन करके छोड़ दिए थे। इट्स लाइक बुलेट, जो इसको इंजन गर्म होता है तभी अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन इनिशियल टाइम में बहुत ही लेथार्जिक होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लगिश होता है। एक एप्लीकेशन को, एक वेब ब्राउज़र को या एमएस वर्ड कोई भी एप्लीकेशन को खोलने में ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। इनफैक्ट आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा ये जो स्लगिशनेस या इसका जो ग्लिच आता है, अगर हम पेंट विंडो पे खोलते हैं या उसमें कुछ काम कर रहे हैं, वो थोड़ा-सा स्लो रिस्पॉन्स देता है। बट हैविंग यूज्ड माय सिस्टम टाइम एंड अगेन, आई नो माय सिस्टम कि हाँ, अगर हम एक एप्लीकेशन को खोल रहे हैं, तो वो ओपन हो जाएगा। भले उसको 25 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, 1.5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, कुछ ड्यूरेशन एक्स्ट्रा लगेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिस्टम, लेकिन दैट इज़ गारंटीड कि वो सिस्टम उस एप्लीकेशन को ओपन कर देगा सक्सेसफुली। ये हमको इतना पता चल गया है। तो ये जो हम एग्ज़ाम्पल बता रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू डेडलॉक, दैट इज़ रिलेटेड टू स्टारवेशन। ठीक है? तो इससे आप लोगों को स्टारवेशन समझ में आया क्या? कि एक प्रोसेस ने रिसोर्स का रिक्वेस्ट किया, उसको रिसोर्सेज मिलेगा या मिल सकता है आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसको जब डिमांड था रिसोर्सेज का, उसको तब नहीं मिल करके कुछ वक्त के बाद रिसोर्सेज मिल रहा है। अब ये किस लिए हो सकता है? या तो जिस रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट उसने किया है वो अवेलेबल नहीं है करेंटली, या प्रोसेसर आपका एंगेज्ड है किसी और काम को लेकर के जो उससे हायर प्रायोरिटी वाला हो, जिसके चलते वो रिसोर्सेज एलोकेट ही नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है ना? तो ये इट इट कैन बी बोथ रिलेटेड टू योर हार्डवेयर एज़ वेल एज़ योर सॉफ्टवेयर। ये किसी का भी इश्यू हो सकता है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस तो कर दिया, बट हार्डवेयर अवेलेबल ही नहीं था उस प्रोसेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उसको रुकना पड़ रहा है। ओके? सेकंड थिंग ये भी हो सकता है कि हमने प्रोसेस तो किया हार्डवेयर के बेसिस पे, एंटर मारे या डबल क्लिक कर रहे हैं माउस से, व्हाटएवर इट मे बी, अ, लेकिन वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम या रिसोर्सेज जो हमारे वो अवेलेबल ही नहीं है उस टाइम। तो क्या होगा? वो नोट डाउन करके रख लिया है अपने सीक्वेंस में, अपने क्यू में लेट्स से, और जब उसको रिसोर्सेज जिस टाइम पे अवेलेबल होंगे, उस टाइम वो डेफिनिटली उसको ओपन या एलोकेट करके ओपन कर देगा एप्लीकेशन को। So this situation cannot be said to be as a deadlock because इसमें resources आपको मिल रहे हैं, definitely मिल रहे हैं after certain duration of time। आपने जो request किया था उस टाइम पे नहीं मिल करके कुछ समय के बाद मिल रहा है। तो starvation is a much convenient situation as compared to deadlock, या उल्टा वे में अगर बोलें, deadlock is much uh, uh, deadly situation, much
अनफ्रेंडली सिचुएशन एज कम्पेयर टू स्टारवेशन। स्टारवेशन में अगर जाते हैं तो ठीक है, मेरा सिस्टम स्लो है, लेकिन हमको पता है कि वो कुछ ड्यूरेशन के बाद खोल देगा एप्लीकेशन को। लेकिन डेडलॉक में क्या हो जाता है, पूरा चला गया, वो रिसोर्सेज मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना, और कोई उम्मीद भी नहीं है कि रिसोर्सेज मिल जाए। नाउ देयर इज ओनली कपल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन विद दैट। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिस्टम ओपन किया, ओपन तो हो गया सक्सेसफुली, फिर आपने किसी एप्लीकेशन को खोला, वो ओपन हुआ नहीं और मिड वे में वो फंस के रह गया। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो उसको क्लोज करने के लिए, ना आप मिनिमाइज कर पा रहे हो ताकि हम सिस्टम को रीबूट कर पाए। एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम यू आर ओनली लेफ्ट विथ वन ऑप्शन, कि या तो आप पूरे के पूरे टास्क को एंड कर दो, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट मार के जो हम लोग करते हैं विंडोज में, या फिर आप अपने पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखो और सिस्टम को शट डाउन कर दो। तो आपको फोर्स किया जा रहा है कि रिसोर्सेज अब रिलीज करने की सिचुएशन में नहीं है कोई भी प्रोसेस, तो आपका सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ना ही वो रोल बैक कर पा रहा है। ऑल्दो आज के जमाने में जो हमारे पास करंट सिस्टम्स रन करते हैं, दोज आर मोस्टली डिवॉइड ऑफ डेडलॉक। डेडलॉक वाला कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑलमोस्ट हाँ खत्म हो ही गया है। वेरी रेयरली यू विल फाइंड दिस सिचुएशन ऑफ डेडलॉक जहाँ पे रिसोर्सेज का स्कैरसिटी हो जाए, या रिसोर्सेज का एलोकेशन कुछ गलत तरीके से हो जाए, जिसके चलते प्रोसेसेस आपस में इंटरलॉक हो जाए और रिसोर्सेज को रिलीज करने से मना कर दे, ठीक है। सो वेरी रेयरली आई थिंक आज की जनरेशन का जो भी लैपटॉप है, वो कभी उसमें आप नहीं देखोगे डेडलॉक जैसा सिनेरियो आता है। इनफैक्ट स्मार्टफोन्स भी इतने स्मार्टर हो गए हैं कि उसमें आपको वो डेडलॉक वाला सिनेरियो नहीं आता। दोज वर द डेज लॉन्ग गॉन बाय जहाँ पे हमारे पास क्या होता था, सिस्टम जब या मोबाइल जब फोन जब हैंग कर जाता था, हमें पीछे से बैटरी को निकालना पड़ता था। Somewhere down the line, the developers got the hold of it, and they also found the solution कि नहीं, ये बैटरी निकालना एक कन्वीनियंट चीज नहीं है, अगेन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड कीपिंग द क्वालिटी ऑफ द फोन ऑल्सो इंटैक्ट। उन लोगों ने क्या किया, आज के टाइम में आप जो भी स्मार्टफोन खरीदते हो उसका बैटरी पैकेज लॉक रहता है, आप बैटरी निकाल नहीं सकते। बहुत कम फोन से जिनका बैटरी पीछे से निकाला जा सकता है अभी के टाइम में भी। अदरवाइज ओल्डर जनरेशन्स की जो हमारे स्मार्टफोन है, उसमें ये कैपेबिलिटी था कि अगर सिस्टम आपका हैंग कर जाता है, मतलब डेडलॉक स्टेट में चला जाता है, अब पावर बटन भी उसमें काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या ऑप्शन बचता है अल्टीमेटली, कि आप इस पीछे से बैटरी निकाल दो। अब जब ये बैटरी पैक कर दिया गया, सील कर दिया कि अब बैटरी नहीं निकाला जा सकता है, तो अब डेडलॉक होगा तो क्या होगा। सो यू आर लेफ्ट ओनली विथ वन चॉइस, कि आप अपना फोन को ऑन करके छोड़ दो। अब वो जिस दिन पूरा ड्रेन आउट होकर बैटरी डिस्चार्ज होकर के ऑफ हो जाएगा फोन, तभी वो डेडलॉक से हटेगा। कैन यू इमेजिन दिस सिनेरियो इन टूडेज जनरेशन या टूडेज ड्यूरेशन, कि आपका फोन हैंग हो गया और वो कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, और अब आपका क्या ऑप्शन बचा, आप तो बैटरी निकाल नहीं सकते हो, या तो आप छोड़ दो, बैटरी पूरा ड्रेन आउट हो जाए। उस टाइम में आदमी दुआ करेगा कि मेरा बैटरी काश कम हो, 1% हो और तुरंत से बंद हो जाए। बट यूजुअली लोग ऑन एन एवरेज 40-60% पे चार्ज रखते हैं। 40% पे भी अगर चार्ज है, फोन कुछ काम कर ही नहीं रहा है, डेडलॉक पे है, तो बैटरी को डिस्चार्ज होने में 3-4 दिन भी लग सकता है। आप उसमें जो भी कर लो, एक्टिविटी तो कुछ हो नहीं रहा है। जब एक्टिविटी हो नहीं रहा है तो बैटरी का कंजम्पशन नहीं है, बैटरी का कंजम्पशन नहीं तो आइडल बैठा धीरे 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 स्लो हो रहा है। चार्ज डाउन होते 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 उसको 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विथ नो अदर ऑप्शन अदर देन कि आप फिर जाकर फोन को कहीं पे रीस्टार्ट करवाओ, जंप स्टार्ट करवाओ। तो ये डेडलॉक वाला सिनेरियो कितना क्रिटिकल हो सकता था, आई जस्ट शोड यू विद एन एग्जांपल। उससे बेहतर है कि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाए, स्टारवेशन में चला जाए, इजंट इट। नाउ अब अगर डेफिनेशन पे जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा, बट डिड यू ट्राई टू, आप लोगों को समझ में आया डेडलॉक और स्टारवेशन क्या है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पे अभी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन डेफिनेटली आप लोगों को मिल जाएगा, ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस, अदरवाइज मेरे पास नोट्स है, हम कुछ शेयर कर देंगे मैम के साथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक एंड स्टारवेशन। स्टारवेशन को कैसे ओवरकम किया जाए, डेडलॉक का तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ही, बट स्टारवेशन के बारे में छोटा सा बोल करके उसको वहीं पे रोक सकते हैं। स्टारवेशन को कैसे
ओवरकम किया जाए। देयर इज अ टेक्निक दैट इज नोन एज एजिंग। ठीक है, होता क्या है, एक प्रोसेस रिक्वेस्ट किया रिसोर्स का, अब उससे पहले कि उसको उसका टाइम आता रिसोर्स एक्वायर करने का, फिर कुछ हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस आगे आ गए होंगे और ये पुराना वाला प्रोसेस फिर से नीचे चला गया। इसी तरह से उसके आगे हर वक्त नए प्रोसेसेस आते गए आते गए आते गए, और ये बेचारा छोटा प्रोसेस ये पीछे चलता चला गया। एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम विल रियलाइज कि ये करंट ये जो प्रोसेस है P2 सब जो भी उसका नाम होगा, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल रियलाइज कि ये प्रोसेस बहुत देर से रिक्वेस्ट किया हुआ है, इसको रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन विद दैट प्रोसेस। तो क्या करेगा, धीरे धीरे उसका क्या करेगा, उसका वेटेज बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, उसका वेटेज, उसका प्रायोरिटी बढ़ाता चला जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक टाइम ऐसा है जब उसको प्रायोरिटाइज करते 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 उसको अल्टीमेटली रिसोर्सेज दिला देगा। ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम बखूबी यूजर के एब्सेंस में कर लेता है, या यूजर के इंटरफेरेंस के बिना भी कर पाता है, बिकॉज यूजर के कंट्रोल में ये नहीं है प्रोसेसेस को शेड्यूल कर देना। प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना या उसको किल कर देना यूजर के हाथ में है, उसको रीशेड्यूल करना यूजर के हाथ में नहीं है। आपने एक प्रोसेस, एक एप्लीकेशन को चलाया, आप उसको सिर्फ प्ले कर सकते हो या आप उसको क्लोज कर सकते थे। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत देर से वेट कर रहा है, इसके लिए आप कुछ एक्शन परफॉर्म कर दो। समवेयर डाउन द लाइन यू माइट हैव सीन या फेस्ड, आपका किसी वक्त वेब ब्राउजर खोले होगे कोई सा, और उसमें आपने कुछ वेबसाइट को सर्च करने की कोशिश किया और वो काइंड ऑफ हैंग जैसा हो गया है, और उसके बाद कुछ ड्यूरेशन के बाद एक ऊपर में एक नोटिफिकेशन आता है, या एक पॉपअप विंडो आता है कि या तो स्टे ऑन द पेज या लीव, ऐसे करके दो ऑप्शन आते हैं, कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, द सिस्टम इज टेकिंग टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड, ऐसे करके कुछ ऑप्शन आता है। तो उसमें पूछता है या तो वेट किया जाए पेजेस के लिए, या फिर उस पेज को रीलोड किया जाए। तो अगर आप रीलोड करते हो तो क्या करता है, वो फिर से रीस्टार्ट करता है, खोजता है फिर से रिसोर्सेज मिल रहे हैं क्या। अगर रिसोर्सेज मिलते हैं तो उसको फिर से तो ठीक है, वो रिस्टोर करके फिर से वेबसाइट को खोल देगा सक्सेसफुली। लेकिन हो भी सकता है ये काम भी कि आपने जैसे ओपन किया था और फिर से उसी स्टेट में आ गया था, तो दोबारा से रिस्टोर या रिफ्रेश करने से, रीलोड करने से फिर से वहीं पे आकर के फंस जाए जहां से वो पहुंचे थे। एंड कई बार ऐसा फेस भी किया गया होगा कि रीलोड करते हैं फिर वहीं आकर के फंस जाते हैं। ठीक है ना, ये मोस्टली उस वक्त होता है जब या तो सिस्टम का इंटरनल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर आपका नेट स्लो है जिसके चलते सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हर एक वेब पेज के ओपन करने के एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है। अगर उतने ड्यूरेशन में उस पेज के सारे कंटेंट आपके सिस्टम पे लोड हो जाते हैं क्लाइंट साइड में, तो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर नेट स्लो रहता है तो क्या होता है कि पहले एडवर्टीजमेंट्स आ जाते हैं, और उसके बाद मेन कंटेंट जो है आया ही नहीं, और वो टाइम आउट हो गया सेशन। तो वेब पेज में हमको जो मेन कंटेंट चाहिए था पढ़ने के लिए वो मिला ही नहीं। फिर आप क्या करो, फिर से रीलोड करते हो, तो रीलोड करने से क्या होता है, मेरे कैश मेमोरी में वो एडवर्टीजमेंट्स वाला कंटेंट तो आकर के था, उसको दोबारा से सर्वर से हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सर्वर ने देखा कौन कौन सा पैकेट्स मिसिंग रह गया है नेटवर्क में, उसको आगे भेज दो। तो जब आप पेज को रिफ्रेश करते हो तो कैश मेमोरी में जो डेटा रहता है उसको तो पहले रीलोड कर देता है, तो इसीलिए हमें एडवर्टीजमेंट या अननेसेसरी कंटेंट्स पहले दिखते हैं और मेन कंटेंट लेटर स्टेज में आता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकता है स्टारवेशन का, जहाँ पे एजिंग के मेथड के थ्रू हम लोग अपने प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करते 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 रिसोर्स अल्टीमेटली एलोकेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये एक बात था इसमें। नाउ यूजुअली जब हम लोग एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। ठीक है, एक होता है एक प्रोसेस का रिक्वेस्ट करना सबसे पहले रिसोर्सेज के लिए। once it gets hold of the resources after the request, it is now on the verge of using the resources. Okay,
तो पहले एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया रिसोर्सेज का, वंस इट गॉट द रिसोर्सेज, अब वो उस रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है और अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। वंस द जॉब इज डन, रिसोर्सेज के द्वारा जो भी चाहिए था वो मिल गया, the process is now on the verge of releasing the resources. So there are three main activities: request करना, use करना और release कर देना. So what does a process makes request for? It makes request for resources. Resources can be both hardware based as well as software based. Once it gets the hold of उसका request जब successful हो जाता है और उसको resources जब मिल जाते हैं, तो क्या करेगा, उसको use करना start करता है अपना task complete करने के लिए। और जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, देन इट इज अलाउड टू, या इट इज नाउ ऑन केपेबल, इट इज केपेबल टू रिलीज द रिसोर्सेज। रिलीज करेगा रिसोर्सेज को, फ्री हो जाएगा, तब जाकर के वो मेमोरी से निकलेगा, नया सेट ऑफ प्रोसेस फिर मेमोरी में घुसेगा। वो भी हो सकता है सेम रिसोर्सेज ऑक्यूपाई कर रहा होगा, सेम प्रोसेस को काम कंप्लीट करने के बाद वो फिर रिसोर्सेज रिलीज करेगा, और ये साइकिल चलता रहता है। ये जो बात हम बोले रिक्वेस्ट, यूज एंड रिलीज का, ये नॉर्मल सिनेरियो में तो ठीक लगता है, बट बात इसी डायग्राम पे जब आ जाती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रिक्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद उसको रिसोर्सेज मिल रहे हैं क्या जो जिसको वो यूज कर पाए, और जब तक वो यूज कर ही नहीं पा रहा तो वो रिलीज नहीं करेगा। तो ये डेडलॉक वाला सिनेरियो यहाँ से ही बनना स्टार्ट हो जाता है। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव इज बीइंग सेड, there are four necessary conditions. Okay, necessary conditions to hold through which deadlock may occur. तो ये necessary conditions deadlock को हटाने के लिए नहीं है, rather deadlock अगर हो जाता है तो किस रीजन से हो सकता है, किस रीजन से या किस सिचुएशन या सिनेरियो में डेडलॉक अराइज हो सकता है। अगर ये चार कंडीशन एक साथ एक सिस्टम पे आ जाए, ठीक है, फोर कंडीशंस दैट में that may occur simultaneously within a system. What are the four important conditions? First one is mutual exclusion. Mutual exclusion हम लोग पहले भी पढ़े थे, हमने बताया था। Hold and wait, I'll again repeat it. Hold and wait. Third one is no preemption. Fourth one is circular wait. ठीक है, don't get confused with the things that we have understood in the four conditions related to critical section. वहां पे भी four conditions था, वहां पे भी mutual exclusion था, progress था, bounded waiting था, और एक no assumption made for the hardware speed. तो वो चार अलग हैं और ये चार अलग हैं, so kindly don't get confused कौन सा कहाँ पे है। First is that is mutual exclusion. ये क्या बोल रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? एटलीस्ट वन रिसोर्स मस्ट बी हेल्ड इन अ नॉन शेयरेबल मोड। इसका मतलब क्या है? एक बार में एक ही प्रोसेस एक रिसोर्स को यूज करेगा, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लोग पहले भी देख चुके हैं। एक बार में एक रिसोर्स को एक ही प्रोसेस एक्सेस करेगा। अब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर का हिस्सा हो या एग्जिट सेक्शन का और रिमाइंडर सेक्शन का, वो अलग बात है। तो अगर एक एक प्रोसेस है, वो रिसोर्सेस को एक्वायर किया हुआ है, तो उस टाइम में उसी सेम रिसोर्स को कोई और यूज नहीं कर रहा हो। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रोसेस अगर लेट्स से प्रोसेस P2 R2 यूज कर रहा है, तो R1 को उसका रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्रोसेस P1 को उसका रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, बट प्रोसेस P1 उसका रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स R2 चाहिए उस इंस्टेंस पे।
और प्रोसेस P1 को ये भी पता, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी पता है कि रिसोर्स R1 जो P1 के पास है वो हमको किसी तरह से प्रोसेस P3 के पास पहुंचाना है ताकि प्रोसेस P3 अपना काम कंप्लीट कर सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लार्जर स्केल पे ये देख रहा है कि रिसोर्सेज का स्कैर्सिटी हो गया है, ना कोई एक प्रोसेस रिसोर्स रिलीज कर रहा है, एक प्रोसेस भी अगर इसमें से रिसोर्स रिलीज कर देता तो डेडलॉक टूट जाता, लेकिन कोई एग्री नहीं कर रहा। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन का ही रीजन है जिसके चलते क्या हो रहा है, ये डेडलॉक का सिनेरियो बनता दिख रहा है। सेकेंड इज होल्ड एंड वेट। अ प्रोसेस मस्ट बी holding at least one resource and waiting to acquire additional resources which may be held by another set of processes। हम जो बात बोल रहे हैं आप सुनिए और डायग्राम को देख करके रिलेट कीजिए। होल्ड एंड वेट में क्या है, जो नाम है वही मीनिंग भी है। एक प्रोसेस रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है, एक्वायर किया हुआ है और वेट कर रहा साथ ही साथ कि हमको दूसरा सेट ऑफ रिसोर्सेज भी मिल जाता या दूसरा सेट ऑफ रिसोर्स भी मिलता तो हम अपना काम कंप्लीट कर लेते। ठीक है, तो हम अपना काम कंप्लीट कर लेते, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पा रहा इस सिनेरियो में एटलीस्ट। थर्ड कैटेगरी नो प्रीम्पशन। ठीक है, रिसोर्सेज कैन नॉट बी प्रीम्प्टेड, मतलब नॉन प्रिमिटिव मोड में आप लोगों ने जो बोला, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव हो तो ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करो ये नॉन प्रिमिटिव, अभी तो नॉन प्रिमिटिव सिनेरियो में ही हम लोग चल रहे थे। नॉन प्रिमिटिव क्या है, इसके पास रिसोर्स है, ये रिलीज कर रहा है नहीं, ये बोल रहा हम अपना काम कंप्लीट करने से पहले रिसोर्स रिलीज नहीं कर सकते, क्यों, हम नॉन प्रिमिटिव मोड में चल रहे हैं। ये भी तो नॉन प्रिमिटिव मोड में चल रहा है, ये भी तो नॉन प्रिमिटिव मोड में चल रहा है। बेहतर होता कि अगर ये प्रोसेसेस प्रिमिटिव मोड में चल रहे होते, है ना, कि ये अपना काम कर रहा था लेकिन उसके पास इसका रिसोर्सेज का रिक्वेस्ट आ गया, तीनों में से कोई तो एक होगा ना हायर प्रायोरिटी वाला। लेट्स से P3 रहा होगा हायर प्रायोरिटी वाला, तो उसको रिसोर्स R1 डेफिनेटली मिल जाता। प्रोसेस P1 जितना भी काम किया था रिसोर्स R1 को लेकर के, उसको वहीं पे रुकना पड़ता, वो रिसोर्स R1 रिलीज करता और ये P3 अपना यूज करता, तो डेडलॉक तो ऐसे ही टूट जाता अगर हम इसमें से एक प्रोसेस को भी प्रीएम्प्टिव में चला देते। तो इस एस्पेक्ट से भी प्रूफ हो गया कि प्रिमिटिव ही ज्यादा बेहतर है। यस यस सर। ठीक है, तो दो रीजन से हम लोग को समझ में आया, एक तो एवरेज वेटिंग टाइम कंपेरेटिवली कम रहता है, दूसरा कि अगर हम लोग प्रिमिटिव प्रोसेसेस चलाते हैं तो डेडलॉक तो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि डेडलॉक होने के लिए चार कंडीशन में से एक कंडीशन था कि प्रोसेसेस नॉन प्रिमिटिव हों, बट क्योंकि मेरा प्रोसेसेस में एटलीस्ट एक प्रोसेस मेरा प्रिमिटिव है तो डेडलॉक तो कभी होगा ही नहीं सर। ठीक है ना, तो ये फायदा हम लोग को दिखता है। अब यहाँ तक पहुंचे तो और पता चला क्लियरली कि प्रिमिटिव प्रोसेसेस होना कितना अच्छा फायदेमंद है। गॉट माय पॉइंट? यस ठीक है, अब लास्ट ही सर्कुलर वेट क्या है, डायग्राम में ही दिख रहा है कि सर्कुलर वेट है। ठीक है ना, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर देयर जो कि एक ऐसे सिनेरियो में फंस गए हैं जहां पे सभी कोई एक दूसरे का रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा बिकॉज नन ऑफ द प्रोसेस इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप, और वो होल्ड एंड वेट जैसा सिनेरियो में बिकॉज ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करके रखे हैं। तो एक सर्कुलर सा हमारा ये विशेष सर्कल जिसको बोलते हैं ऐसा बन गया है जहां से कोई भी प्रोसेस रिसोर्सेज ना तो एक्वायर कर पा रहा है और ना ही अपना ही रिसोर्सेज को रिलीज कर पा रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो दीज आर द फोर नेसेसरी कंडीशंस which may be applicable or which if when applied over a system may cause deadlock। ठीक है, चारों का होना जरूरी है। अब चारों एक जैसे ही लग रहे होंगे आपको तो वो बात अलग है, हाँ वो रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या इसका कुछ सॉल्यूशन तो होगा ना, या हम सिर्फ अपने प्रोसेसेस को नॉन प्रिम सॉरी प्रिमिटिव बना दे तो मेरा सॉल्यूशन वहीं पे हो जा रहा है। So there are different ways through which we can see these things। एक होता है
डेडलॉक डिटेक्शन। दूसरा होता है डेडलॉक अवॉइडेंस। तीसरा एक और चीज हो सकता है, दैट इज रिकवरी। अगर डेडलॉक डिटेक्ट कर लिया गया तो उससे हम रिकवर कैसे करें? ठीक है ना, अगर डेडलॉक डेडलॉक डिटेक्ट हो जाता है अर्ली स्टेजेस में कि यहाँ पे डेडलॉक पड़ सकता है, तो उससे हम लोग रिकवर कैसे करें? सो इन अर्लियर एरा अगर हम डेडलॉक का एक सिंपल सा सिनेरियो देख रहे हैं, पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, उसमें रिकवरी पॉइंट्स क्रिएट करते थे। ठीक है, रिकवरी पॉइंट्स फॉर एग्जांपल मैंने आज सिस्टम में कुछ अपडेट्स किया, उसके बाद रिकवरी पॉइंट हम एक बना दिए आज के डेट का ही अपडेट के बाद। 4-5 दिन के बाद हम देख रहे हैं कि उस एप्लीकेशन ने कुछ अपडेट्स लिया है, या मेरे सिस्टम में कुछ अपडेट्स होने के बाद मेरा सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। अब क्या हम इस सिस्टम में जो नया सॉफ्टवेयर डाले या नया एप्लीकेशन जो इंट्रोड्यूस किए हैं, उसके अपडेट्स के चलते ये जो सिस्टम मेरा काम नहीं कर रहा सही से, हमको क्या फॉर्मेट करना पड़ेगा अपना सिस्टम? Are we not left with any other better option other than to format my system? कि भाई काम नहीं कर रहा सही से, चलो फॉर्मेट कर देते हैं। फॉर्मेट इज एक्सपेंसिव एज वेल एज टेक्नोलॉजिकली उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा या उसको फेवर नहीं करते हैं, बिकॉज़ जितनी बार आप फॉर्मेट कराते हो आपके हार्डवेयर या आपके हार्ड डिस्क पे असर करता है, इम्पैक्ट करता है, और जिसके चलते अगर मल्टीपल टाइम्स आपने अगर फॉर्मेट कर दिया, तो आपका हार्ड डिस्क क्रैश होने का खतरा बन जाता है। ये बात जो हम बोल रहे हैं, दीज़ आर रिलेटेड टू दैट जनरेशन, लेट्स से कि आज से 10-15 साल पहले का बात। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन सेवरल मॉडिफिकेशंस एंड अपलिफ्टमेंट आउट ऑफ व्हिच इन सब चीज़ों पे भी पैरेलली काम किया गया कि आपने सॉफ्टवेयर तो अच्छा-अच्छा बना लिया है, हार्डवेयर को भी इम्प्रूव करना चाहिए ना। दैट्स व्हाई अभी जो जितने भी लैपटॉप्स आते हैं मोस्टली कम्स विथ एसएसडीज़, है ना? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ना कि एक हार्ड डिस्क देते हैं। आप जो भी हायर वर्ज़न वाले लैपटॉप देखते हो 45,000 से अबव रेंज वाले, ऑल कम्स विथ एसएसडीज़ इंस्टेड ऑफ हार्ड डिस्क। सो अगर डेडलॉक हम लोग को सिनेरियो ऐसा मिल जाता है, ठीक है, डिटेक्ट करते हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि सिस्टम में हम लोग क्या करते थे, पहले चेक पॉइंट्स लगा देते थे। अगर आपका सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, आप उस चेक पॉइंट पे क्लिक करके आप रोल बैक करके वापस उस डेट में जैसा आपका सिस्टम था, आप वहाँ तक जा सकते हो। इसका मतलब है जिस डेट का आपने रिकवरी पॉइंट डाला था, लेट्स से हम डाले होंगे 1 जनवरी 2024 का। अब 1 जनवरी से लेके आज के डेट तक मेरे सिस्टम में जितने भी अपडेट्स हुए होंगे, चाहे वो मैनुअल यूज़र के द्वारा किए गए होंगे या वो सब ओटीए अपडेट्स या किसी भी तरह का इंटरनल अपडेट्स रहा होगा, एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। चाहे आप अपना कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ कुछ भी कंटेंट डाले होंगे, या फिर सिस्टम ने इंटरनली अपग्रेडेशंस कुछ लिया होगा थ्रू इंटरनेट और थ्रू कनेक्टिविटी या थ्रू यूज़र इंटरवेंशन। All the things that have been posted or that has been made available to your system after the recovery date will be deleted, will be cleared. तो आप वापस से अपने उसी पॉइंट पे आके पहुँचते हो जो आपने 1 जनवरी में अपडेट से पहले या चेक पॉइंट्स लगाने से पहले आपने किया था। ठीक है? ये है। तो डेडलॉक को हैंडल करने का मैकेनिज़्म्स या मेथड्स क्या है? अच्छा।
फर्स्ट आइडिया इज प्रिवेंशन। ठीक है, आप पहला ही काम ऐसा करो कि आप डेडलॉक होने ही नहीं दो, प्रिवेंट कर दो पहले से, बिकॉज आपको तो पता है ना कि अब डेडलॉक होता कैसे है या क्या चीज है। रोकने का क्राइटेरिया खोजो और प्रिवेंट करो, ट्राई टू प्रिवेंट डेडलॉक एज मच एज पॉसिबल। बट अब इसका है क्या चीज, इसमें से कौन सा टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसमें से कौन सा टॉपिक कन्वीनियंट होगा हमारे लिए, वो देखना जरूरी है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंशन को यूज करने का मतलब ये है, यू हैव टू डिजाइन such a system means computer system ठीक है, डिजाइन सच अ सिस्टम दैट वायलेट्स एनी वन ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डेडलॉक। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन लग रहा है कि चारों में से किसी एक को भी हम लगा देते हैं तो मेरा सिस्टम जो है डेडलॉक फ्री हो जाएगा। बट ये सबसे डिफिकल्ट सॉल्यूशन लग रहा है। अभी अगर आगे हम लोग कंपेयर करेंगे बाकी ऑप्शन से, तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वन। इट इज नॉट फिजिबल, ये इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीवन, बिकॉज अगर ये चीज को हम लोग अचीव कर पाते हैं, ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू क्रिएटिंग एन आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम मतलब कि विच इज डिवॉइड ऑफ एनी काइंड ऑफ डेडलॉक्स। बट इन ट्रू नेचर ऑफ अ सिस्टम इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल कि एक सिस्टम या एक एप्लीकेशन में एक प्रोसेस ने रिक्वेस्ट किया रिसोर्सेज का, जिस मोमेंट में उस टाइम में उसको परफेक्टली सारे के सारे रिसोर्सेज मिल पाए। Yes, there has been technological advancements, or somewhere down the line developers have been trying to achieve this part, but इसमें होता क्या है कि हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कहीं ना कहीं पे एक फॉल्ट आ जाता है। हमारा हार्डवेयर कहीं अच्छा है तो सॉफ्टवेयर कहीं लैग करता है, कहीं सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है तो हार्डवेयर में कुछ ना कुछ फेलियर या फॉल्ट्स निकल करके आ जाते हैं। तो वो दोनों चीजों को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में परफेक्ट अलाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। एक आइडियल सिस्टम बन के निकल के आ सकता है। इनफैक्ट आवर सुपर कंप्यूटर्स आर नॉट एबल टू अचीव दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये एक एक रहा ऑप्शन। अनदर ऑप्शन इज अवॉइडेंस। ठीक है, डेडलॉक को अवॉइड किया जाए, ये बात यहाँ लिखे भी थे हम। अवॉइडेंस अगर किसी तरह से हम अवॉइड कर पाए तो वो भी एक बेस्ट को सॉल्यूशन दे सकता है। हियर द सिस्टम maintains a set of data using it takes ये रहा। सिस्टम ही कुछ ऐसा सीक्वेंसिंग कर दे, कुछ अरेंजमेंट कर दे जहां पे वो केपेबल हो इस डिसीजन के लिए कि नए रिक्वेस्ट को अलाउ करना है भी या नहीं अभी फिलहाल।
ठीक है। अगेन पहला वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा तो ये भी एक आसान तरीका नहीं है कि सिस्टम के हाथ में हम कंट्रोल दे दे पूरा कि वही डिसाइड करे कि अभी हम नया और अलाउ ले सकते हैं या नहीं, बिकॉज यूजर तो किसी भी टाइम में कुछ भी डाल सकता है ना। अभी जैसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, शायद कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, आई माइट नॉट बी यूजिंग एनी रिसोर्सेज, बट दैट हैज टू बी हेल्ड ऑन द मॉनिटर कि हाँ ठीक है ये सिस्टम में एक्टिव दिखाई देना चाहिए, बैकग्राउंड में वो गूगल मीट ब्राउजर पे चलना चाहिए। तो बैकग्राउंड में हम तो कुछ ना कुछ एप्लीकेशंस यूज कर ही रहे हैं, भले हम सामने से इस पे कुछ टाइप नहीं कर रहे हो, बट इसमें जो भी चीज अभी आपको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। So somewhere down the line, this as a resource is being used by the process of Google Meet. Google Meet is using this paint window as a resource. ठीक है, तब जाकर के वो इसको कंटेन करके दिखा पा रहा है हम लोगों को। अगेन हम लोग जब यूज कर रहे हैं एज एंड यूजर, वी कैन से दैट Google Meet application is the resource for us through which you are able to see and I'm able to feed data ताकि यूजर्स उसको यूज या कंज्यूम कर पाए। तो ऐसा एक सिस्टम अगर हम लोग बना देते हैं जहाँ पे वो रिक्वेस्ट ही अलाउ नहीं करे नया आने के लिए, तो यूजर को प्रॉब्लम हो जाएगा मिड वे में हम अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहें। So I might not be getting the privilege or the resources to make necessary changes on my system. सिस्टम वहीं पे बोल देगा इट इज टेकिंग टू लॉन्ग टू कंटिन्यू, प्लीज वेट फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। अब हम लोग को क्या लगेगा अगर ऐसा मैसेज आने लग जाए तो मेरा सिस्टम स्लो हो गया है, काम नहीं कर रहा सही से, वायरस हो गया, इन्फेक्टेड है, चलो फॉर्मेट करके आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम था ही नहीं आपके सिस्टम में कि आपको फॉर्मेट करना पड़ता, रादर द प्रॉब्लम परसिस्टेड बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑर्डर टू हैंडल डेडलॉक सिनेरियो, उसने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जहाँ पे एडिशनल सेट ऑफ टास्क आर नॉट टेकन by the operating system just because the resources are not available or might not be available, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डेडलॉक का सिनेरियो मिलता है। डेडलॉक को ओवरकम करने के लिए हमारे पास रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आता है और एक बैंकर्स एल्गोरिदम हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। आई वुड रिक्वेस्ट कि बैंकर्स एल्गोरिदम के लिए सब वेल प्रिपेयर होकर अपना पेन पेपर सब लेकर के बैठे ताकि रियल टाइम पे हम लोग एक प्रॉब्लम को देख के सॉर्ट आउट कर पाए। होपफुली नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि बैंकर्स एल्गोरिदम को कवर अप कर पाए। अगर नहीं हो पाया तो और कुछ टॉपिक्स हम लोग कोशिश करेंगे कवर अप करने का, और देन अगेन सेकेंड क्लास में फिर हम लोग बैंकर्स एल्गोरिदम करके डेडलॉक कंप्लीट कर देंगे। टिल दिस पॉइंट एनी डाउट्स? नो सर। नो। ठीक है, try to read these contents, mostly theoretical contents are there, और इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं मेरे पास जो भी कंटेंट है आई विल ट्राई टू शेयर विद मैम। ओके, थैंक यू फ्रॉम माय साइड, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू थैंक सर।